नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान पढ़ने का सिलसिला हमारा शुरू है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तीसरे चैप्टर यानी समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और इस अमेरिकी वर्चस्व में हमने देखा था कि किस प्रकार ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, इन तीन ऑपरेशन के तहत किस प्रकार अमेरिका ने अपनी सेना के माध्यम से पूरे विश्व में अपने वर्चस्व का परचम पूरी दुनिया को दिखाया था। अब इसी वर्चस्व को एक चौथी घटना के रूप में हम देखते हैं, जो है द्वितीय खाड़ी युद्ध। क्या था यह द्वितीय खाड़ी युद्ध, क्यों लड़ा गया द्वितीय खाड़ी युद्ध और इसके परिणाम क्या हुए, आइए हम इसको देखते हैं द्वितीय खाड़ी युद्ध के रूप में। द्वितीय खाड़ी युद्ध या सेकेंड गल्फ वॉर जो 2003 में लड़ा गया। जैसा कि हमको पता है, प्रथम खाड़ी युद्ध इराक के खिलाफ 1990 में लड़ा गया था। ठीक उसी प्रकार उसी इराक के खिलाफ 2003 में द्वितीय खाड़ी युद्ध लड़ा गया। किसके खिलाफ लड़ा गया? इराक के खिलाफ। क्यों लड़ा गया? 2003 में आते आते अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर बने और इन्होंने आरोप लगाए इराक के ऊपर। क्या आरोप था? देखिए, आरोप था कि इराक के पास सामूहिक जनसंहार के हथियार हैं। सामूहिक जनसंहार के हथियार हैं, या इन सामूहिक जनसंहार के हथियारों को मास डिस्ट्रक्शन वेपन कहा जाता है। मास डिस्ट्रक्शन वेपन। इस मास डिस्ट्रक्शन वेपन में मुख्य रूप से हम बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन को शामिल करते हैं, यानी जैविक और रासायनिक हथियारों को शामिल किया जाता है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन लगातार सफाई देते रहे कि मेरे पास या हमारे पास कोई सामूहिक जनसंहार के हथियार नहीं है, लेकिन इराक पर अमेरिका द्वारा लगातार आरोप लगाया गया। और इस आरोप में मुख्य मकसद अमेरिका का था कि जो इराक ओपेक के तेल का निर्यात करने में जो नियंत्रण स्थापित करता है, उस तेल की राजनीति को अमेरिका द्वारा प्रभावित किया जा रहा था। मुख्य मकसद तेल पर नियंत्रण करना था, लेकिन आरोप सामूहिक जनसंहार के हथियार को समाप्त करना था। प्रथम खाड़ी युद्ध को याद कीजिए, जब हमने बताया था कि अमेरिका ने यूएनओ से अनुमति मांगी और यूएनओ ने तुरंत अनुमति दे दी। इस बार यूएनओ से भी अनुमति नहीं मांगी गई, और बिना यूएनओ की अनुमति के 40 देशों की संयुक्त सेना ने इस 40 देशों की संयुक्त सेना ने जिस सेना को आकांक्षियों का महाजोट या कोलिशन ऑफ विलिंग्स कहा गया, इन 40 देशों की संयुक्त सेना ने इराक पर हमला किया। और इराक पर जब हमला किया, इस हमले को विशेष एक ऑपरेशन दिया गया, जिसको कहते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस ऑपरेशन के तहत द्वितीय खाड़ी युद्ध लड़ा गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। द्वितीय खाड़ी युद्ध में इराक के खिलाफ 40 देशों की संयुक्त सेना, जिसे आकांक्षियों का महाजोट कहा गया, और इस सेना का मुख्य नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। इस सेना ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत इराक पर हमला किया और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को बंदी बना दिया गया। बंदी बनाकर उनको बंदी गृह में डाला गया और कुछ समय बाद उनको फांसी की सजा दे दी गई। जब बाद में परिणाम पूछा गया, देखा गया, तो इराक के पास कोई ही जनसंहार के हथियार नहीं मिले। लेकिन इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के तहत हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक विशेष ऑपरेशन के तहत
इराक पर हमला किया गया और इस ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के तहत अमेरिका द्वारा पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व को दर्शाया गया, अपने वर्चस्व को दर्शाया गया कि किस प्रकार अमेरिका एक वर्चस्वधारी देश है और वर्तमान समय एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही चल रही है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था ही चल रही है। इस प्रकार हमने मुख्य रूप से चार ऑपरेशनों के तहत हमने अमेरिका के वर्चस्व को देखा। एक बार हम इन चार ऑपरेशनों को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक बार परीक्षा में इन चार ऑपरेशनों में से एक न एक ऑपरेशन पूछा ही जाता है, खासकर उत्तराखंड बोर्ड में। तो हम देखते हैं कौन से वो चार ऑपरेशन थे। मुख्य महत्वपूर्ण है चार ऑपरेशन। सबसे पहले हमने देखा था पहला ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हमने इसी चैप्टर में देखा था, जिसका नाम था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, इनफाइनाइट रीच। उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हमने देखा, जिसका नाम था एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड्यूरिंग फ्रीडम। और चौथा ऑपरेशन जो हमने अभी अभी देखा है, जिसका नाम है इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इन चार ऑपरेशनों में से एक ऑपरेशन प्रत्येक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के तहत। देखिए, डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित था, प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1990 में लड़ा गया था इराक के खिलाफ। दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश किसने दिया, तो ये 1998-99 में ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन द्वारा दिया गया था। किसके खिलाफ? सूडान और अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति विल क्लिंटन द्वारा दिया गया था। यानी सूडान और अफगानिस्तान के खिलाफ, सूडान व अफगानिस्तान में अल कायदा के खिलाफ ये हम याद रखेंगे। किसने दिया? विल क्लिंटन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल क्लिंटन द्वारा ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया गया। उसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन है हमारा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्यों चलाया गया? 9/11 की घटना के बाद, 9/11 की घटना के बाद किसके खिलाफ? विश्वव्यापी आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष ऑपरेशन चलाया गया, जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। और चौथा जो ऑपरेशन जो हमने अभी देखा, ये द्वितीय खाड़ी युद्ध यानी 2003 में इराक पर जब 40 देशों की सेना ने हमला किया, तो उस विशेष ऑपरेशन को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। तो ये चार ऑपरेशन जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हमको इनको याद करना है, एक सीक्वेंस में याद करना है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इस टॉपिक के बाद अब हम देखेंगे कि अमेरिका का वर्चस्व किन किन क्षेत्रों में है और उस वर्चस्व की मुख्य बातें क्या हैं, उसको हम अगले टॉपिक में देखते हैं। तो अमेरिका के वर्चस्व को हम देख रहे हैं। समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व अनेक क्षेत्रों में है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखते हैं कि
कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं जिनमें अमेरिका का वर्चस्व देखा जा रहा है। यानी हम देखते हैं यूएसए का वर्चस्व कौन कौन से क्षेत्रों में। मुख्य रूप से हम 3 क्षेत्रों में अमेरिका के वर्चस्व को देखते हैं। पहला नंबर 1 सैन्य वर्चस्व, अमेरिका का सैन्य वर्चस्व यानी आर्मी के रूप में किस प्रकार से अमेरिका की हेजेमनी चल रही है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्षेत्र देखेंगे या इसको कहेंगे आर्थिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व यानी ढांचागत ताकत के रूप में, यानी अर्थव्यवस्था की ढांचागत ताकत के रूप में अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में किस प्रकार चल रहा है। और जो तीसरा और अंतिम क्षेत्र देखेंगे उसको हम देखेंगे सांस्कृतिक वर्चस्व, यानी यूएसए का सांस्कृतिक वर्चस्व। क्या है ये सांस्कृतिक वर्चस्व, इसको हम देखेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में कि वर्चस्व का अर्थ बताते हुए सैन्य वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए, या वर्चस्व का अर्थ बताते हुए सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को स्पष्ट कीजिए। तो हम देखते हैं कि क्या है ये 3 वर्चस्व, यानी अमेरिका की हेजेमनी जो पूरी दुनिया में चल रही है, किन किन क्षेत्रों में और किस किस रूप में ये अमेरिका की हेजेमनी चल रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से 3 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, जैसे हमने बात की थी आयशा की। आयशा ये बगदाद की एक रहने वाली छोटी लड़की थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अमेरिका के सैन्य हमलों में ये अपंग हो गई थी, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी। तो हमने इसके माध्यम से देखा था कि अमेरिका किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है पूरी दुनिया में। अमेरिका की जो सेना है वो पूरी दुनिया में किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। तो इस सैन्य वर्चस्व के रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका ने अपने सैन्य क्षेत्र पर जितना खर्चा यूएसए करता है, यानी यूएसए जितना खर्चा अपने सैन्य क्षेत्र में करता है, दुनिया के 12 बड़े देश, दुनिया के 12 बड़े देश उतना ही खर्चा अपने सैन्य क्षमता पर करते हैं। उन बड़े देशों में कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान। इतने बड़े बड़े देश, 12 बड़े देशों के बराबर खर्चा अपनी सेना पर अमेरिका अकेले करता है। तो इससे हम लगा सकते हैं कि अमेरिका की सेना कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है। दूसरा रूप हम देखते हैं, अमेरिका ने पूरी दुनिया को 5 सैन्य जोन में विभाजित कर रखा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया को 5 सैन्य जोनों में विभाजित कर रखा है, जिसको अफ्रीका का अलग जोन, एशिया का अलग जोन, यानी पूरे महाद्वीपों को अलग अलग सैन्य जोनों में विभाजित कर रखा है। और अमेरिका की जीपीएस प्रणाली लगातार नज़र बनाए रखती है सब के सब जोन में कि किस प्रकार कहाँ कहाँ अमेरिका के विरोध में कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अमेरिका लगातार पूरी दुनिया में अपनी सैन्य ताकत से, अपनी जीपीएस प्रणाली से पूरी दुनिया में नज़र बनाए रखता है। यह अमेरिका का सैन्य वर्चस्व है, यह अमेरिका का सैन्य वर्चस्व है। इसके अलावा अमेरिका का जो रक्षा मुख्यालय है, मैंने पहले भी बताया था, उसका नाम है पेंटागन, जो वर्जीनिया प्रांत में है, पेंटागन। इस पेंटागन पर, यानी अपने रक्षा उत्पादों पर, यानी जितने मिसाइल, जितने हथियार सैन्य क्षमता से संबंधित बनाने हैं, सब पेंटागन में रिसर्च चलता है। और इस पेंटागन में अपनी जीडीपी का, अपनी सकल घरेलू उत्पाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका लगातार पेंटागन पर खर्च करता है। तो इससे हमको लगता है कि दुनिया इस समय सैन्य रूप में अमेरिका के वर्चस्व में चल रहा है। तो इसको ये हम देखा है हमने कि किस प्रकार दुनिया अमेरिका के सैन्य वर्चस्व में चल रही है। दूसरा क्षेत्र, सेकेंड स्फीयर, हम देखते हैं
कि अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व क्या है। हमने पहले भी देखा था, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार अमेरिका एक वर्चस्वशाली है। जब हमने कहानी देखी थी जाबू की, एक डरबन का बालक था जाबू, वो क्या करना चाहता है, वो एक अच्छा कलाकार था, लेकिन घर का इतना प्रेशर था, यानी घर का प्रेशर, अमेरिका का वर्चस्व ही है, आर्थिक वर्चस्व है, घर का प्रेशर था कि जाबू कलाकार न बनकर क्या बने, एक एमबीए की डिग्री करे। और एमबीए की डिग्री पास की, लेकिन व्यवसाय मंदा चल रहा है, दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी और ये अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए लगातार जूझ रहा था। इस आर्थिक वर्चस्व में हम देखते हैं कि अमेरिका किस प्रकार आर्थिक वर्चस्व के काम करता है। अमेरिका का जितना सकल घरेलू उत्पाद है वो पूरी दुनिया का 28% है, यानी पूरी दुनिया में अगर 100 रुपये में बांटा जाए उत्पाद को, तो उस 100 रुपये में से 28 रुपये का उत्पाद अमेरिका में होता है, यानी पूरी दुनिया की जीडीपी का 28% हिस्सा अमेरिका का है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, 28% सकल घरेलू उत्पाद पूरी दुनिया का अमेरिका में है। इसके अलावा इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया, जितने भी नियम हैं सब अमेरिका बनाता है। किसके नियम? इंटरनेट के नियम, गूगल, सोशल मीडिया, ये सारे नियम अमेरिका द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका और क्या काम करता है आर्थिक वर्चस्व के लिए? समुद्री आवाजाही के नियम, समुद्री आवाजाही यानी समुद्र के अंदर कौन कहां से कौन सा देश जाएगा, ये सारे नियम अमेरिका द्वारा ही तय किए जाते हैं। इसके अलावा हम अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को और क्या देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे डब्ल्यूटीओ या ब्रेटन वुड संस्थाएं, जिनको हम कहते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, और आईएमएफ, जितनी भी ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में कहीं न कहीं जो भी नियम बनाए जाते हैं या इन संस्थाओं द्वारा, जैसे डब्ल्यूटीओ व्यापार के जो नियम बनाता है, कहीं न कहीं वो नियम अमेरिका के वर्चस्व के तहत ही निर्धारित होते हैं। यानी जैसा अमेरिका चाहता है, जैसे यूएसए चाहता है, उस प्रकार के नियम ये संस्थाएं बना देती हैं, उसी प्रकार के नियम ये संस्थाएं बना देती हैं। इसी चैप्टर में हमने पहले देखा था कि 1881 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में विश्व की सबसे पहले एमबीए यूनिवर्सिटी, एमबीए यानी जो बिजनेस से संबंधित कोर्स होता है एमबीए, उससे संबंधित यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले अमेरिका में ही खुली थी, जो कि लगातार जो अमेरिका का पूंजीवाद है, उस पूंजीवाद की मार्केट प्रणाली को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। तो इन टॉपिक के तहत हमने देखा कि आर्थिक दृष्टि से पूरी दुनिया भी कहीं न कहीं अमेरिका के वर्चस्व में ही चल रही है। तीसरा वर्चस्व जो सांस्कृतिक वर्चस्व है, और हमने इस चैप्टर में पहले देखा था कि आंद्रेई जो कि पर्थ का रहने वाला था और अपनी माँ से कहता था कि जब भी मैं चर्च जाऊं मैं अपनी नीली जीन्स पहनकर ही जाऊं, क्योंकि मुझे उसमें स्वतंत्रता महसूस होती है। और ये नीली जीन्स पहनना यानी पहनावा, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोलने का अंदाज, चलने का, यानी जितने भी जीवन जीने का एक जो सांस्कृतिक पक्ष है, वो कहीं न कहीं आज अमेरिका से प्रभावित होकर ही चल रहा है। पहले भी बात कर चुके हैं, सैन्य वर्चस्व एक पुरानी बात है, यानी जो देश, जिस देश की सेना जितनी बड़ी है वो देश उतना पावरफुल है। वर्तमान समय ट्रेड वॉर का है, व्यापार युद्ध का है, यानी व्यापार आर्थिक दृष्टि से जो देश जितना मजबूत होगा वो उतना ही वर्चस्वधारी होगा। लेकिन धीरे धीरे ये आर्थिक वर्चस्व भी अब सांस्कृतिक वर्चस्व की ओर जा रहा है।
पूरी दुनिया में वही देश राज करेगा जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया में स्प्रेड करेगी। जैसे वर्तमान समय में कोरोना पूरी दुनिया में स्प्रेड कर रहा है, उसी प्रकार से अमेरिका की सांस्कृतिक विरासत भी पूरी दुनिया में स्प्रेड करती है, पूरी दुनिया में स्प्रेड करती है। और इस सांस्कृतिक शक्ति को ही एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख विचारक हैं जोसेफ न्याय ने इसको सॉफ्ट पावर कहा है। जोसेफ न्याय इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर। ये दोनों हार्ड पावर है उनकी दृष्टि में, और ये है सॉफ्ट पावर। और ये ऐसी पावर है, सांस्कृतिक रूप से अगर किसी के गुलाम हो गए, ये ऐसी पावर है जिसमें देश को या आम जनता को पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे सांस्कृतिक दृष्टि से उसका गुलाम बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व लगातार सांस्कृतिक दृष्टि से, लगातार पहनावे में, खान पान में, रहन सहन में हम अमेरिका का गुणगान कर रहे हैं, हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। कोक, पेप्सी या वैलेंटाइन डे जैसे त्यौहार मनाना कहीं न कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से हम अमेरिका के पिछल्लू ही बन रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ ही झुक रहे हैं। तो ये 3 वर्चस्व हमने मुख्य रूप से देखे, जिसमें सैन्य वर्चस्व, जिसमें आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व, और तीसरा सांस्कृतिक वर्चस्व। इन 3 वर्चस्वों में हमने अमेरिका के हेजेमनी को देखा है। फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को, इस चैप्टर को पूरा करेंगे। बने रहे हमारे साथ और लगातार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।